Hello friends, I am Nisha and today we will study Teaching Methodology Important Topic Learning and Pedagogy Part 2। तो आइए देखते हैं टीचर्स के लिए लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अडॉप्ट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। टीचर्स को हमेशा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि कोई एक्टिविटी होती है और प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्सेट्रा। ऑल्टरनेट यूज ऑफ होल एंड पार्ट मेथड्स लर्निंग। जो टीचर्स होते हैं उनको होल और पार्ट मेथड्स यूज करने चाहिए लर्निंग के लिए, क्योंकि वो बेनिफिट करते हैं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन दोनों के लिए ही वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। होल मेथड एंड पार्ट मेथड यू मस्ट नो। होल मेथड मीन्स कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बारी में समझा देना, पार्ट मेथड मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझाना। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट कम्प्लीटली बैंक अपॉन मेमोराइजेशन। जब हम लर्निंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि कम्प्लीटली हमें मेमोराइजेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हमें कोई चीज़ ऑलरेडी याद है तो हमें उसको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोवाइड वेरिड एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। लर्निंग जो होती है बच्चों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो उसमें से बच्चा सिमिलैरिटीज और डिफरेंस करना सीख जाता है ऑब्जेक्ट्स में, और जिसकी वजह से वो हर सिचुएशन में अपनी लर्निंग को यूज करके उसको सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ टीचर मस्ट नो ऑल द अप्रोचेस, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग। एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको लर्निंग की सारी अप्रोचेस, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज पता हो, क्योंकि वो उसको हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग लर्नर्स। अगर टीचर को लर्निंग साइकोलॉजी की नॉलेज हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है लर्नर्स को मोटिवेट करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प लर्नर्स टू ट्रांसफर लर्न स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन इन रियल लाइफ। टीचर्स के लिए लर्निंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हेल्प करता है उसकी जो नॉलेज और स्किल्स हैं, मीन्स कि टीचर्स की जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो लर्नर्स में ट्रांसफर हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनामिक्स हेल्प इन मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। अगर टीचर को सोशल साइकोलॉजी और ग्रुप डायनामिक्स की नॉलेज है तो वो मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो हियर वी हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पियाजे's कॉग्निटिव थ्योरी। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज स्कीमास। स्कीमास हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ये एक्चुअली में हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होते हैं, मतलब कि कैसे हमने किसी भी चीज को लर्न किया और कैसे परसेप्ट किया, उसको कैसे समझा अपने दिमाग में। सेकंड पॉइंट इज अडॉप्टेशन प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि जो नॉलेज हमने ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर कर लिया है उसको हम यूज में कैसे लाते हैं, उसको हम अडॉप्टेशन कहते हैं। थर्ड बेसिक कंपोनेंट इज पियाजे's 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं स्कीमास क्या होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी इन द चार्ट स्कीमास। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इननेट स्कीमास होते हैं जिनको हम न्यूनेटल स्कीमास भी कहते हैं, और उसमें हमारे 2 टाइप्स के स्कीमास होते हैं, सकिंग स्कीमास एंड ग्रास्पिंग स्कीमास। ये हमारे इननेट रिफ्लेक्सेस होते हैं। इननेट रिफ्लेक्सेस इन द सेंस कि जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बाय बर्थ या फिर बिफोर बर्थ होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। So here we have the examples of schemas. Innate reflexes means it is an automatic, instinctive, unlearned psychological reaction to a stimulus. कुछ भी अगर हमारे दिमाग में रिएक्शन होता है, किसी चीज़ को हम अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसका एक ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हैं जो कि हमने कभी लर्न नहीं किया, लेकिन साइकोलॉजिकली वो हमारे अंदर ऑलरेडी अननोइंगली वो रिएक्शन आता है, उसको हम कहते हैं इननेट रिफ्लेक्सेस। पियाजे बिलीव्ड दैट न्यूबॉर्न बेबीज हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ इननेट और न्यूनेटल स्कीमास। इननेट को हम न्यूनेटल स्कीमास भी कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू पियाजे बेबीज में ऑलरेडी होता है, जबकि उसने दुनिया में कुछ भी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे भी पहले ही उसके अंदर वो इननेट रिफ्लेक्सेस होते हैं। These reflexes are genetically programmed into us. ये हमारे अंदर जेनेटिकली आते हैं, मीन्स हम इनको कहीं से लर्न नहीं करते उन रिएक्शंस को, ये ऑलरेडी हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। So here we have the example. Babies have a sucking reflex, which is triggered by something touching the baby's lips. So according to Piaget, बेबीज के अंदर ऑलरेडी एक सकिंग रिफ्लेक्स होता है, मीन्स को कुछ भी उसको चूसने का दिल करता है, जब भी उसके लिप्स के पास कुछ आता है तो वो उसको चूसने लग जाता है।
Piaget therefore assumed that the baby has a sucking schema. Next we have similarly the grasping reflex, which is elicited when something touches the palm of a baby's hand, or the rooting reflex, in which a baby will turn its head towards something which touches its cheek, or innate schemas. So यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा एग्जाम्पल है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जब भी बेबी के हाथ पे कुछ टच होता है तो बेबी उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है, और या फिर हम उसको कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि मतलब जैसे भी कहीं बेबी के अगर लेफ्ट गाल पर कुछ टच हुआ तो वो उसी साइड अपना मुंह करने लग जाएगा, या उसी साइड अपना मुंह खोलने लग जाएगा कुछ पकड़ने के लिए जो भी उसको टच कर रहा है। ही ट्राइज टू ग्रास्प दैट, तो उसको हम कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। सो ये भी एक हमारा इनेट स्कीमा का एग्जाम्पल है जिसको हम ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं या फिर रूटिंग रिफ्लेक्स। सो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शेकिंग अ रेटल, जब हम कोई रेटल शेक करते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों स्कीमास का, ग्रास्पिंग एंड शेकिंग। So here we have Piaget's cognitive theory. According to that, we have 4 stages: sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. So here we have Piaget's 4 stages of development. इसमें सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर, जो फ्रॉम बर्थ टू 2 years की होती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी सेंसेस यूज़ करता है, अपने मोटर स्किल्स यूज़ करता है, आइटम्स नोन बाय यूज़। वो किसी भी चीज़ को टच करके चीज़ों को समझता है। इसमें बच्चा सीखता है किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की परमानेंस, कि है वो चीज़ अगर है उसके आंखों के सामने तो वो उसके लिए एग्जिस्ट करती है, और अगर उसके आंखों के सामने से हटा दो कि तो उसके लिए वो दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एज यू मस्ट हैव सीन इन द स्मॉल किड्स, कि अगर उनकी मम्मी उनके सामने होंगी तो उनको लगेगा कि हाँ वो है, अगर नहीं होंगी तो उनको लगेगा कि कहीं है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो रोने लग जाते हैं। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है हमारी 2 to 6 years ऑफ चिल्ड्रन में। सो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं सिम्बॉलिक थिंकिंग सीख जाते हैं, लैंग्वेज जो है उनकी डेवलप हो जाती है, और वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। मीन्स के सब चीज़ उनको मैं से रिलेट करनी होती है। मतलब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो किसी को भी नहीं लगना चाहिए। जैसे कि कोई गेम खेलते हैं अगर इस एज के बच्चे, तो अगर वो नहीं जीते तो वो रोने लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत एक्सपैंड हो जाती है, और उनकी अपनी ही कुछ दुनिया होती है। नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये होती है हमारी 7 to 11 years ऑफ चिल्ड्रन में। इसमें क्या होता है कि बच्चे लॉजिक अप्लाई करना सीख जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं चीज़ों को बहुत ही रेशनली समझते हैं। इसमें मतलब दिमाग से समझते हैं, ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और वो ही सही है। नो, वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ अच्छा है, ये सही है या नहीं है। वो अपनी माइंड यूज़ करेंगे उस चीज़ को समझने के लिए। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन जो है वो डेवलप होती है, नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं बच्चों को, आइडियाज़ बच्चे जनरेट करना सीख जाते हैं, और क्लासिफिकेशन मीन्स डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 12 years से लेकर एडल्टहुड तक। इसमें क्या होता है, बच्चे एब्स्ट्रैक्टली सोचना शुरू कर देते हैं। मीन्स के हाइपोथेटिकल आइडियाज़ उनको आते हैं, माइंड में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं या मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। ब्रॉडर इश्यूज भी उनके माइंड में जो होते हैं वो उनको सॉर्ट करना सीख जाते हैं। जैसे कि उनका अपना एक मॉरल सेंस या एथिकल सेंस होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। अपने पॉलिटिकल व्यूज़ उनके डेवलप हो जाते हैं। सोशल और मोरल इश्यूज़ पे भी वो सोचना शुरू कर देते हैं इस वाली स्टेज में। सो लेट्स स्टडी द स्टेजेस इन मोर डिटेल्ड फॉर्म। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ चिल्ड्रन में होती है, और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है दुनिया को अपनी सेंसेस के द्वारा समझता है। मीन्स टच करके, टेस्ट करके, देख कर, अकॉर्डिंगली। और इसमें क्या होती है कि उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता होता है कि अपने डिमांड्स कैसे पूरी करानी है। लाइक उसकी अगर डिमांड नहीं पूरी हुई, लाइक उसको भूख लगी, और अगर उसकी भूख ख़त्म नहीं हुई तो वो रोने लग जाएगा। और इसमें बच्चे के ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होती है कि लाइक अगर उसके आंखों के सामने कोई चीज़ है तो वो एग्जिस्ट करती है, अगर आंखों के सामने नहीं है तो वो नहीं। नेक्स्ट स्टेज जो होती है हमारी वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है हमारी 2 साल के बच्चों से लेकर 7 years के बच्चों तक में। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सिम्बॉलिक थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमने बताया बच्चे को कि 4 पैर वाला जो एनिमल है इसको डॉगी कहते हैं,
तो वो बच्चा किसी भी 4 पैर वाले एनिमल को देखेगा तो कहेगा वो डॉगी है, चाहे वो कैट भी हो। ओके, तो इसमें बच्चों की सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने सीख जाते हैं बच्चे, प्रॉपर ग्रामर का फुल कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं। लाइक इससे पहले वाली स्टेज में वो सिर्फ एक वर्ड का नेम लेते हैं, भूख, मम्मी, पापा, दैट्स इट। लेकिन इस वाली स्टेज में वो अपने जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट बोलना सीख जाते हैं। मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, अकॉर्डिंगली। और प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि इसमें बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है और जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और जो कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं वो उनके अभी डेवलप नहीं होते, उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब यहाँ पर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स के बीच की होती है, उसमें एक कंजर्वेशन वर्ड हमने पहले पढ़ा था, तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। कंजर्वेशन मतलब होता है कि बच्चा जो है वो डिफरेंट शेप और साइज को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बच्चे से पूछे कि इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा पानी आ सकता है, तो बच्चा कहेगा ये जो लंबा वाला ग्लास है ना, इसमें सबसे ज्यादा पानी आ सकता है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो कहेगा नहीं, तीनों में आ सकता है, क्योंकि उनका जो एरिया है, उनकी जो शेप है वो ऐसी बनी हुई है कि उसमें पानी पूरा आ सकता है इस लंबे वाले ग्लास का। हाइट में वो बेशक छोटा है लेकिन वो चौड़ा है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो समझ सकते हैं कि शेप चेंज होने से उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स के बच्चों की होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने जो सिचुएशन से कंसेप्ट को अटैच करना सीख जाता है, मतलब जो उसने लर्न किया वो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना सीख जाता है। टाइम और स्पेस, क्वांटिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझ लेता है और उनको अप्लाई करता है, लेकिन इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर पाता, मतलब अकेले से वो चीज़ें नहीं समझ पाता। लाइक अगर हम बच्चों को टाइम का कंसेप्ट समझाते हैं तो उसके लिए उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है उनकी, जैसे कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा कंजर्वेशन का क्या मतलब है। नेक्स्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ऑनवर्ड्स होती है टिल अडल्टहुड। इसमें क्या होता है, बच्चों की जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाती है, थ्योरेटिकल चीज़ें समझने लग जाते हैं, इन द सेंस कि वो अपने माइंड में ही चीज़ों को लॉजिकली सॉल्व करना सीख जाते हैं विद ऑल द रीजंस। इसमें बच्चे स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग भी कर सकते हैं, मतलब उनकी वो वाली सेंसेस डेवलप हो जाती है जिसमें कि वो अपने आप माइंड में ही अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। इसमें बच्चे एक और चीज़ सीखते हैं कि कैसे एक जगह लर्न किया हुआ कंसेप्ट वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हियर वी हैव पैराडिग्म्स ऑफ लर्निंग। सो यहाँ पर 3 टाइप्स की लर्निंग आपको बताई गई है। नंबर 1 इज कंडीशनिंग लर्निंग, जो कि आगे 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। उसमें है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पी पावलोव ने इस्टेब्लिश की थी, और दूसरी है ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, which is propounded by एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड B.F. स्किनर। नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, propounded by बैंडुरा। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें 2 टाइप्स की लर्निंग है। वन इज इंसाइट लर्निंग, which is propounded by कॉलर, and the another one is latent learning, which is propounded by टॉलमैन। सो यहाँ पर आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। इसमें क्या हुआ कि इवान पी पावलोव ने, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, 19th सेंचुरी में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि जब भी हम डॉगी को उसका फूड दिखाते हैं तो उसकी राल टपकने लग जाती है। नेक्स्ट स्टेज में देखो, उसमें लिखा हुआ है जब हम डॉगी को बेल दिखाते हैं तो उसकी राल नहीं टपकती, कोई रिएक्शन नहीं देता डॉगी। लेकिन ये जो कंडीशन थी दोनों, ये बिफोर कंडीशनिंग थी, मतलब अभी तक हमने उसका जो बिहेवियर है वो कंडीशन नहीं किया है। थर्ड वाले पॉइंट में देखिए, इसमें क्या होता है कि हम उसका जो खाना है उसको बेल के साथ एसोसिएट करते हैं। जब भी हम बेल बजाते हैं तो उसको खाना देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो अपने खाने को बेल के साथ एसोसिएट करता है और जैसे ही बेल बजती है तो उसकी राल टपकने लग जाती है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्स होता है कि हाँ अब उसको खाना मिलने वाला है। अब 4th पॉइंट में देखिए कि इसमें ये जो कंडीशन है ये आफ्टर कंडीशनिंग की है, जिसमें क्या हुआ है, चाहे उसको खाना दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन अगर हमने बेल बजाई तो उसको लगेगा कि खाना आएगा और वो अपनी राल टपकाने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो सिचुएशन है वो कंडीशन कर दिया है, यहाँ पर एसोसिएट कर दिया हमने उसके खाने को उस बेल से, तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल लर्निंग।
क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुली के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टिमुली मीन्स जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है, किसी चीज को देखकर हमारे माइंड में रिएक्शन होता है और उसका हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुली। तो क्लासिकल लर्निंग में 2 टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुली बताई गई है। एक होती है एपिटाइटिव, दूसरी होती है अवर्सिव। जैसा कि यहाँ पर साइन दिख रहे हैं आपको, एपिटाइटिव मीन्स पॉजिटिव एंड अवर्सिव मीन्स नेगेटिव। एपिटाइटिव अनकंडीशनड स्टिमुली में क्या होता है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे हमें मजे आते हैं। जैसे कि अगर हमें प्यास लग रही है, ओके, ये हमारी माइंड का रिएक्शन है कि हमें प्यास लग रही है, दिस इज वन ऑफ द स्टिमुली, एपिटाइटिव स्टिमुली। तो उसमें हमने अगर पानी पी लिया तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा एपिटाइटिव अनकंडीशनड स्टिमुली हुआ। नेक्स्ट इज अवर्सिव अनकंडीशनड स्टिमुली में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि शोर हुआ, कोई गंदा सा टेस्ट हुआ, हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा या फिर हमें पेनफुल इंजेक्शन लगा, तो उस चीज़ों को हम क्या करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे हम भागने की कोशिश करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुली मीन्स कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है हमारा उस कंडीशनिंग का उस डॉगी पर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म पर। यहाँ पर क्या होता है कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो सिचुएशन जो हमने कंडीशन की है, वो हमें ऑर्गेनिज्म के या फिर जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पर डॉगी है, तो उसके रिएक्शन से या फिर उसके रिस्पॉन्स से पता लगता है। इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुली मीन्स कि कैसे कितनी गहराई से हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर पड़ा है। ये मैं आपको एपिटाइटिव और अवर्सिव के फॉर्म में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हम करते हैं तो वो हमें एक बारी में समझ आ जाता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई पेनफुल इंजेक्शन लगा तो एक बारी में हमें समझ आ जाएगा कि हमें उसको अवॉइड करना है और अगर हम एपिटाइटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें रिपीटेड एक्शंस चाहिए होते हैं। उसमें भी हमारा डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से हमको भूख लगी है या प्यास लगी है, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए उतनी ही गहराई से हमें उसका इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। So now we have operant or instrumental conditioning. So B.F. Skinner is regarded as the father of operant conditioning. लेकिन उसका जो काम है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसा बिहेवियर जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, अगर हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उस एक्शन को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें कोई बैड रिजल्ट मिल रहा है कोई काम करके या अपने किसी बिहेवियर से, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, 1930 में B.F. स्किनर ने इसको समझाया एक एक्सपेरिमेंट के साथ। उसने क्या किया कि उसने एक चूहे को अपने स्किनर बॉक्स में रख दिया। ओके, स्किनर बॉक्स मीन्स जो उसने अपने आप बनाया था। अब इसमें क्या हुआ कि उस रैट ने अपने खाने तक पहुंचने के लिए उसमें कुछ बटन से वो प्रेस किए या फिर कुछ लेवर था उसको मूव किया और उससे क्या हुआ कि उसको वो खाना मिल गया। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपना बिहेवियर मॉडिफाई किया और उसके बाद उसका एक अच्छा रिजल्ट आया कि उसको फूड मिल गया। सिमिलरली हम इसको नेगेटिव के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसने गलत तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई लेवर जो है उसको मूव किया या गलत बटन अगर प्रेस किया तो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उसको या उस बिहेवियर को वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। लेट्स रीड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच अ बिहेवियर इज लर्न। ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हमें बिहेवियर लर्न करते हैं, मतलब कि कैसे हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं या फिर चेंज करते हैं एक गुड रिजल्ट के लिए, जो कि क्या करते हैं, हमारी डिजायर्ड रिस्पॉन्स को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड स्केड्यूल। अब इसमें ये तीनों चीज यूज हो रही है कि कितनी जल्दी हमने उस लेवर को मूव किया या उस इंस्ट्रूमेंट को घुमाया कि हमें फूड मिल गया, और कितने अच्छे तरीके से हमने उस सिचुएशन को हैंडल किया या कैसे उस सिचुएशन में हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया। और स्केड्यूल मीन्स कि कैसे हमने 1 by 1 स्टेप लेकर उस फूड तक पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमरस फीचर्स ऑफ रिइंफोर्सर्स अफेक्ट द कोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं रिइंफोर्सर्स के जो कि रिस्पॉन्स के कोर्स और उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। रिइंफोर्सर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर यहाँ पर हम आपको बताएं। अगर हमारे किसी बिहेवियर से
हमें अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट फील हो रहा है, हमारे नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्सर। अगर हमारे किसी बिहेवियर से हमें पेन हो रहा है तो हम उस बिहेवियर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर। तो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी टू गेट रिड ऑफ या फिर टू अवॉइड और एस्केप दैट पेनफुल स्टिमुली इंक्रीजेस, कि हमारी उस पेनफुल स्टिमुली को अवॉइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किसी चीज़ से पेन हो रहा है तो हम उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको हम अवॉइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, टू अवॉइड एक्सीडेंट वी टाई सीट बेल्ट्स। सो हियर इज अ चार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बिहेवियर आपको दिखाए हुए हैं इस चार्ट में। वन इज रीइंफोर्समेंट, अनदर वन इज पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स व्हेन वी एनकरेज सम बिहेवियर, जब हम किसी बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। पनिशमेंट मीन्स जब हम उस बिहेवियर को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उस बिहेवियर को कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो गलत है या फिर वो हमें पेन देता है। सो लेट्स कम टू द रीइंफोर्समेंट फर्स्ट। तो रीइंफोर्समेंट के यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव वाले में क्या लिखा है कि करेक्ट बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को रिवॉर्ड देते हैं या फिर किसी को ट्रीट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, सो डॉग को कुछ सिखाने के लिए हम उसको बिस्किट डालते हैं तो वो जल्दी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर उसके बिहेवियर को एनकरेज किया बाय गिविंग इट सम ट्रीट। रीइंफोर्समेंट के नेगेटिव बिहेवियर के यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, वन इज एस्केप, अनदर वन इज एक्टिव अवॉइडेंस। सो एस्केप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर वर्ड का नेम ही सजेस्ट कर रहा है एस्केप। एस्केप मीन्स टू रिमूव समथिंग और टू अवॉइड समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक बाय प्रेसिंग द स्नूज बटन। तो अलार्म जो होता है बहुत इरिटेटिंग होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नूज बटन को प्रेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्टिव अवॉइडेंस। सो अगेन एज द नेम सजेस्ट, अवॉइडेंस, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस बिहेवियर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग टू अवॉइड गेटिंग अ बैड ग्रेड। सो बैड ग्रेड हम ना लाएं, उसको अवॉइड करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने जो बैड बिहेवियर है उसको अवॉइड करने की कोशिश की, मतलब वो वाला बिहेवियर हमने अवॉइड करने की कोशिश की जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो और जिससे हमारी स्टडीज में डिस्टर्बेंस हो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्टिव अवॉइडेंस। तो हम उस चीज़ को एक्टिवली अवॉइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, पनिशमेंट। पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो बिहेवियर है जहाँ पर हम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, जिससे कि हमारा जो बिहेवियर है वो करेक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पैंकिंग अ चाइल्ड फॉर कर्सिंग। अगर किसी बच्चे ने बैड वर्ड्स यूज़ की तो हमें उस बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, उस बिहेवियर को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसको स्पैंक करते हैं, उसको मारते हैं पीठ पे। इट मीन्स कि वो समझ जाता है कि दिस इज बैड थिंग आई हैव डन, तो इसलिए वो रिपीट नहीं करता, जो बैड वर्ड्स है वो दोबारा यूज़ नहीं करता क्योंकि उसको एक पेनफुल एक्सपीरियंस मिला है। ओके, क्योंकि जब भी उसने बैड वर्ड यूज़ किया तो उसको पीछे मार पड़ गई है। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, अब यहाँ पर भी बच्चे ने क्या किया, सेम चीज़ किया है, बैड वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन यहाँ पर क्या पनिशमेंट मिली, उसको बोल दिया कि जाओ अपने रूम में जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पर उसको ये पनिशमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसको कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसने सिर्फ सुना और वो जाके अपने रूम में बैठ गया, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो करेक्ट नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव इन 1900s, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो तो B.F. स्किनर को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर मानते हैं, लेकिन उसका जो काम है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है वो अनकंट्रोल्ड है, मतलब हम उसकी जो राल टपकना है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उसको खाने को देख के उसकी राल टपकेगी ही टपकेगी, लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया, उसको उसके खाने को बेल के साथ एसोसिएट कर दिया है। ओके, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, हम उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई करते हैं। सो इन क्लासिकल कंडीशनिंग वी स्टडीज द इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन रिलेशन टू वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली का क्या असर पड़ा है उसको हम पढ़ते हैं। मतलब कि जैसे कि
जब हमने डॉगी को फूड दिखाया तो उससे उसके माइंड में क्या रिएक्शन आया और उसने उस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दिया। और इसमें वेरियस स्टिमुलीज होते हैं, मतलब बेल को देखकर उसका क्या रिएक्शन था और फूड को देखकर उसका क्या रिएक्शन था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और उसमें भी हम बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं या फिर उसके आउटकम जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर हमने फूड हटा दिया तो वो अपने बिहेवियर को और मॉडिफाई करेगा टू रीच द फूड और टू गेन द फूड। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है उस थ्योरी को समझने के लिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो स्किनर का रैट बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। नाउ वी हैव ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय बैंडुरा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। इसमें हमारा मॉडलिंग भी एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे फैशन शोज होते हैं उसमें हम हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल या फिर बहुत ही हैंडसम मॉडल को लेते हैं जो टॉल, प्रिटी, ग्रेशियस और स्मार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको जो ऑलरेडी परफेक्ट है। ओके और उनको कोई भी अगर हम कपड़े पहनाते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन के कपड़े अगर हम उनको पहनाते हैं तो वो उनके ऊपर अच्छे ही लगेंगे। सो उससे इन्फ्लुएंस होके क्या होता है कि दूसरे भी लोग उन कपड़ों को खरीदने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने ऑब्जर्व करके सीखा। ओके इसमें क्या होता है, इम्यूलेटिंग एडल्ट्स। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो उनके अंदर जो कर्टिसी आती है, मीन्स मैनर्स आते हैं, जो पोलाइटनेस आती है, या फिर अगर गुस्सा करना भी आता है, एग्रेसिवनेस, डिलीजेंस, इंडोलेंस। क्या डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्किंग है कि नहीं वो भी अपने बड़ों को देखकर सीखता है बच्चे, और इंडोलेंस मीन्स कि लेजीनेस भी, आलसीपन भी बच्चा बड़ों को देखकर सीखता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इम्यूलेटिंग बिहेवियर के या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। सो हियर वी हैव कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है इनसाइट लर्निंग विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय कॉलर, और नेक्स्ट इज लेटेंट लर्निंग विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय टॉलमैन। सो इनसाइट लर्निंग की हम बात करते हैं। ये जो लर्निंग होती है ये कोई ट्रायल और एरर का रिजल्ट नहीं होता है, ना ही इसमें कोई रिइंफोर्समेंट है कंडीशनिंग लर्निंग में जैसे आपने देखा था। बट यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो एकदम से आ जाता है, वो हमारे सडन फ्लैशेस ऑफ इंसाइट से आता है। प्लस इंसाइट मीन्स कि स्वाभाविक तरीके से हमारे को वो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कॉलर है उसने चिंपैंजीज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने चिंपैंजीज को एक रूम में बंद कर दिया और उसमें कुछ टूल्स भी रख दिए, और जो खाना है, जो बनानाज मतलब उनका जो खाना है वो उनके रीच से, उनकी पहुंच से बाहर रख दिया। तो उसमें क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने आप ही अपने स्वाभाविक तरीके से ही उन टूल्स को यूज़ करना सीख लिया। और उसमें जैसे बॉक्सेस थे और एक डंडा वहाँ पर रखा हुआ था, तो उसने चिंपैंजी ने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके बाद उस डंडे से उस बनाना को तोड़ना सीख लिया। मतलब कि अपने रिजल्ट को पाने के लिए उसने ये सब प्रोसीजर अपनाया, और ये उसको किसी ने सिखाया नहीं था, ना ही कंडीशन किया था, ना ही ये कोई ट्रायल और एरर था। ये सडनली इस सॉल्यूशन को खोजा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चिंपैंजीज ने शो किया वो एक इनसाइट लर्निंग का एग्जाम्पल शो किया। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, सडनली एक सोल्यूशन मिल जाता है, और अगर सेम प्रॉब्लम अपीयर होती है तो वही सोल्यूशन को हम दोबारा से यूज करते हैं। सो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे जो काम हुआ है वो कॉग्निटिव रिलेशनशिप की वजह से हुआ है कि उसका माइंड कैसे वर्क किया अपने रिजल्ट को पाने के लिए या फिर अपने फूड को पाने के लिए। अब बात करते हैं हम लेटेंट लर्निंग की। लेटेंट लर्निंग में टॉलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया 2 सेट्स ऑफ माउस के साथ। सो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पेयर ऑफ माउस ने जब करेक्ट रास्ता फाउंड किया इस भूल भुलैया का, तो उनको एंड में फूड दिया गया, तो उससे वो मोटिवेट हो गए। सेकंड पेयर ऑफ माउस ने जब करेक्ट रास्ता फाउंड किया तो उनके एंड में फूड नहीं दिया गया, तो उनको वो चीज़ लर्न नहीं हुई, उनको वो रास्ता लर्न नहीं हुआ। सो सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है कि जब तक माउस को मोटिवेट करने के लिए फूड नहीं दिया गया तब तक वो लर्निंग नहीं हो पाई। मतलब उनको रास्ता तो पता था लेकिन वो हिडन लर्निंग थी, और वो कब डेवलप हुई, जब उनको किसी चीज़ ने मोटिवेट किया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड लेटेंट लर्निंग।
Thank you for watching. See you again.